गाइस वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, तो आप वो देख के आ जाए पहले, फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू करना, क्योंकि वो वाला वीडियो थोड़ा फाउंडेशनल है और ये वीडियो फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आज देखेंगे कि हाउ डज अ स्टॉक मार्केट वर्क। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने कंपनी का एग्जांपल लिया था। कंपनी को फंड रेज करना था एबीसी बैंक करके। ठीक है, तो वो पब्लिक के पास से आईपीओ के थ्रू से फंड रेज करेगी और वो पब्लिक को अपने कंपनी के शेयर्स दे देगी, हिस्सा दे देगी। तो हम उसी एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स से एक एबीसी कंपनी है, उसको फंड रेज की ज़रूरत है और वो आईपीओ के थ्रू फंड रेज कर रहे हैं। तो अभी पूरा प्रोसीजर क्या होगा कि फर्स्ट, जब भी कोई कंपनी सोचती है कि वो आईपीओ लाना चाहती है, तो वो अंडर राइटर्स को कांटेक्ट करेंगे। अभी अंडर राइटर्स क्या होता है? अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो सारी लीगालिटीज़ देखते हैं, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, कंपनी को क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, सब कुछ देखते हैं। अभी अंडर राइटर्स का एग्जाम्पल हो गया आईसीआईसी सिक्योरिटीज़, कोटक महिंद्रा कैपिटल, एसबीआई कैपिटल मार्केट हो गया। अगर हम ग्लोबली देखें तो गोल्डमैन शैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, ये सारे अंडर राइटर्स है। तो अगर एबीसी बैंक को आईपीओ लाना है तो वो पहले अंडर राइटर्स को कांटेक्ट करेंगे। अंडर राइटर सारी लीगलिटीज़ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि स्टॉक का प्राइस क्या रखना है। अभी वो प्रोसीजर क्या होती है, उसके लिए मैं एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगा। वो प्रोसीजर बहुत मैथमेटिकल है, तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो में अपलोड कर दूंगा, वो देख लेना। लेट्स से जो जब वो लोग प्राइस डिसाइड करते हैं, उसमें भी दो वेज होते हैं। फर्स्ट होता है फिक्स्ड इशू और सेकंड होता है बुक बिल्डिंग इशू। तो हम दोनों समझेंगे। हम पहले समझेंगे कि फिक्स्ड इशू क्या होता है। फिक्स्ड इशू जैसे नाम सजेस्ट करता है, मतलब वो कि एक प्राइस पे ही फिक्स है। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसीजर। लेट्स से कंपनी को आईपीओ लेके आना है, पहले वो अंडर राइटर्स को कांटेक्ट करेगी, फिर अंडर राइटर सारी लीगलिटीज़ देखेगी, फिर वो सेबी को सबमिट कर देंगे। अभी सेबी क्या है, तो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब ये जो सारी मार्केट है, अपनी स्टॉक मार्केट हो गई, वो सब कुछ सेबी देखते। ये सेबी होगा और ये सारी मार्केट हो गए, तो सेबी नज़र रखते कि मार्केट में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि सेबी है वो वॉच डॉग है स्टॉक मार्केट थी। तो लेट्स से कि अभी कंपनी का आईपीओ लेके आना है, अंडर राइटर्स को कांटेक्ट करेंगे, अंडर राइटर सारी लीगलिटी देखेंगे, फिर वो सेबी को सबमिट होगा, फिर सेबी अप्रूव करेगा, फिर आईपीओ आएगा मार्केट में, तब सारे लोग वो आईपीओ भरेंगे, मतलब आईपीओ फिल करेंगे। अभी इस एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि कंपनी को 500 शेयर्स पब्लिक में फ्लोट करने हैं और उसके सामने उसको एक्स अमाउंट रेज करना है फंड का। और फिक्स्ड इशू जो कंपनी मेथड यूज़ कर रही है वो फिक्स्ड इशू है, इसीलिए जो प्राइस है शेयर का, स्टॉक का, वो ₹150 डिसाइडेड है, 150 फिक्स है। ठीक है, तो आईपीओ ओपन हुआ, सब ने फिल आउट कर दिया। लेट्स से वो विंडो 3 दिन का होता है। ठीक है, अभी आईपीओ जब क्लोज हो जाता है तो फिर 3 सिचुएशंस पॉसिबल है। पहला होता है अंडर सब्सक्राइब, मतलब कंपनी ने 500 शेयर्स फ्लोट किए थे, लेकिन सिर्फ 400 शेयर्स की डिमांड आई मार्केट में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इधर सप्लाई 500 शेयर्स की थी, जो डिमांड आई सिर्फ 400 शेयर्स की। तो जो बाकी के 100 शेयर्स है वो अंडर राइटर्स को मिल जाएंगे। ठीक है, जो दूसरी सिचुएशन है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, मतलब जो सप्लाई है 500 शेयर्स का, उतनी ही डिमांड है 500 शेयर्स की मार्केट में। ठीक है, और जो थर्ड है वो है ओवर सब्सक्राइब, मतलब जो सप्लाई है मार्केट में वो 500 शेयर्स का है, लेकिन जो डिमांड आई है मार्केट में से वो 1000 शेयर्स की आई है। तो हम इसको बोलेंगे 2x ओवर सब्सक्राइब्ड। लेट्स से अगर 500 शेयर्स की डिमांड है और 500 शेयर्स का सप्लाई है मार्केट में और 5000 शेयर्स की डिमांड आती है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो 10x ओवर सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, अभी इसके बाद की प्रोसीजर क्या है, आइए हम वो देखते हैं। अभी ये 3 सिचुएशन हो गई। तो जो फर्स्ट सिचुएशन है अंडर सब्सक्राइब, उसमें से तो
जो 400 शेयर्स है वो अलॉट हो जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा जो बच रहे वो अंडर राइटर्स को चले जाएंगे। लेकिन जो सिचुएशन है फुल्ली सब्सक्राइब्ड और ओवर सब्सक्राइब्ड में, उसमें डिसाइड कैसे होगा कि ये शेयर मेरे को मिलेगा, वो शेयर मतलब इतना शेयर मेरे को मिलेगा, इतना शेयर उसको मिलेगा, इतना शेयर तीसरे बंदे को मिलेगा, इतना शेयर चौथे बंदे को मिलेगा। उसके लिए भी दो मेथड यूज़ की जाती है। एक तो होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट और दूसरा होता है लॉटरी सिस्टम। तो हम पहले समझेंगे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट क्या होता है। और ये जो सिस्टम है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट और लॉटरी सिस्टम, ये तभी पॉसिबल है जब आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो या फिर ओवर सब्सक्राइब्ड हो। अंडर सब्सक्राइब्ड जब आईपीओ होता है उस सिचुएशन में तो डिमांड ही कम आई है मार्केट में से, तो वैसे भी वो डिमांड फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, अभी हम पहले समझेंगे कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट अभी इस मेथड में क्या है कि सबको इक्वल मिलना चाहिए। इस मेथड का जो आइडिया है, सबको इक्वल मिलना चाहिए। अभी इसके लिए एक फॉर्मूला यूज की जाती है, वो है टोटल शेयर अवेलेबल, टोटल शेयर्स अवेलेबल या फिर टोटल शेयर्स कुछ भी चलेगा, अपॉन टोटल डिमांड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो टोटल सप्लाई। और टोटल डिमांड नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल शेयर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसमें टोटल शेयर्स कितने थे, तो के 500। ठीक है, 500 थे और टोटल जो डिमांड आई थी ओवर सब्सक्राइब में वो थी 1000। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5। ठीक है, अभी लेट्स से जो 1000 शेयर्स की डिमांड आई थी, हम उसमें 3 इन्वेस्टर को ले लेते हैं। लेट्स से इन्वेस्टर ए, मैं IA लिख रहा हूँ, इन्वेस्टर ए ने 100 शेयर्स के लिए बिड किया था। तो अभी क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0.5 हो जाएगा, तो उसको मिल जाएगा 50 शेयर्स कंपनी के। अभी जो दूसरा इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर बी, उसने बिड किया था 800 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी के पास तो सिर्फ 500 शेयर्स थे। ठीक है, तो अगर हम इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 400 शेयर्स। ठीक है, और अगर हम इन्वेस्टर सी की बात करें तो इसने भी 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसको भी हम 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा 50। तो अगर हम ये मेथड के हिसाब से जाएंगे तो इन्वेस्टर ए को कितना मिलेगा, 50 शेयर्स, इन्वेस्टर बी को मिल जाएगा 400 शेयर्स और इन्वेस्टर सी को मिल जाएगा 50 शेयर्स। तो अगर आप एडिशन करिए, इन्वेस्टर ए प्लस इन्वेस्टर बी प्लस इन्वेस्टर सी इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। ठीक है, अभी इन सब का एडिशन 500 होता है और टोटल सप्लाई भी थी 500 शेयर्स की, तो हो गया ना, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल आ गया, तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा। मैंने जो बोला था, हाँ एक मिनट, मैंने जो बोला था, हाँ मैंने गलत चीज़ बोल दिया था। जो अंडर सब्सक्राइब होता है ना आईपीओ, तो लेट्स से कि 400 शेयर्स की डिमांड है, वो तो अलॉट हो जाएगा। और जब फुल्ली सब्सक्राइब होता है वो तो एग्जैक्टली सब्सक्राइब्ड होता है,
तो सबको वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक, इक्वली तो नहीं, जितना जितना डिमांड किया होगा उससे डिवाइड हो जाएगा। ये जो ओवर सब्सक्राइब्ड होता है ना आईपीओ, तभी इधर प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट जो हमने मेथड देखा वो यूज़ होता है, या फिर लॉटरी सिस्टम होता है जो अभी हम देखेंगे। तो ये जो दोनों मेथड है वो सिर्फ सिचुएशन 3 जब ओवर सब्सक्राइब होता है आईपीओ तभी यूज़ होता है। तो आई होप प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मेथड क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं कि लॉटरी सिस्टम क्या होता है। लॉटरी सिस्टम, ठीक है। अभी इस एग्जाम्पल को लॉटरी सिस्टम, अभी इस एग्जाम्पल को समझने के लिए जब अब आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हम शेयर्स अप्लाई नहीं करते, हम लॉट वाइज अप्लाई करते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल में ले लीजिए कि एक लॉट मतलब 100 शेयर्स, ठीक है। तो इधर 400 शेयर्स अप्लाई हुआ मतलब 4 लॉट अप्लाई हुआ, इधर 500 मतलब 5 लॉट, इधर वैसे लॉट वाइज होता है, ठीक है। तो हाँ, तो अगर हम लॉटरी सिस्टम में देखेंगे, ठीक है, अगर आप ले लीजिए एक लॉट इज इक्वल टू 50 शेयर, तो कंपनी ने कितना किया था, कंपनी ने टोटल फ्लोट किए थे 500 शेयर, राइट। तो टोटल लॉट हो जाएगा 10 लॉट, ठीक है। लेट्स से अभी डिमांड है, डिमांड है 20 लॉट का, और एक लॉट मतलब 50 शेयर्स हुआ ना, तो टोटल डिमांड है 1000 शेयर्स का, ठीक है, 1000 शेयर्स का। अभी वो तो फुलफिल कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास 10 लॉट ही अवेलेबल है और डिमांड है 20 लॉट की। तो अभी क्या करेंगे, जो होगा ये कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा और कंप्यूटर अपने हिसाब से एक लॉटरी सिस्टम यूज़ करेगा, और जिसमें से लेट्स से अगर इजी बनाने के लिए समझें तो 20 लॉट हुए, और मतलब एक बंदे ने एक लॉट के अप्लाई किया, ठीक है। तो मतलब 20 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 10 लॉट है तो 10 लोगों को ही जाएंगे। तो ये लॉटरी सिस्टम में कंप्यूटराइज्ड मेथड यूज़ होगी, ठीक है। तो वो कंप्यूटर अपने हाथ से 10 लॉट 10 अलग अलग लोगों को एक एक लॉट के हिसाब से बांट देगा, और बाकी के जो 10 लोग बचेंगे उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं हम लॉटरी सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं लिख देता हूँ इधर, देखिए 20 लॉट की डिमांड थी लेकिन हमारे पास थे सिर्फ 10 लॉट। तो कंप्यूटर क्या करेगा, तो कंप्यूटर विल डिस्ट्रीब्यूट दी 10 लॉट अमंग पीपल, ठीक है। कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अमंग पीपल। तो इसको बोलते हैं हम लॉटरी सिस्टम अमंग पीपल, इसको बोलते हैं हम लॉटरी सिस्टम। अगेन एक बार जब आईपीओ आता है तब 2 टाइप के प्राइस में बिडिंग हो सकता है। एक होता है फिक्स्ड इशू, मतलब फिक्स प्राइस हो गया, हमने इस केस में एग्जांपल लिया था 150 रुपीज़ का। और जो दूसरा मेथड है उसको हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग इशू। अभी हम वो देखेंगे, उसमें भी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट और लॉटरी मेथड यूज़ होता है, हम उसका भी एग्जांपल देख के देखेंगे। आजकल ज़्यादातर बुक बिल्डिंग इशू ही यूज़ होता है, तो हम वो देखेंगे। अभी बुक बिल्डिंग इशू देख लेते हैं। बुक बिल्डिंग इशू, अभी इसमें भी सेम एग्जांपल लेते हैं
एक बैंक है ABC बैंक, उसको पब्लिक जाना है और वो IPO लेके आते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग 500 शेयर्स फ्लोट कर देंगे मार्केट में, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर रहेगा, इसमें वो लोग पहले अंडरराइटर्स को कांटेक्ट करेंगे, फिर वो सारे लीगलिटीज़ देखेगा, फिर वो सेबी के पास अप्रूवल लेगा, फिर उनका IPO आएगा। और ये बुक बिल्डिंग इशू है तो इसमें फिक्स्ड प्राइस नहीं होता है, एक प्राइस बैंड होता है। मतलब अगर हम इस केस में देखें तो जब आप लोग IPO के लिए फिल करते हो तो लेट्स से कंपनी ने डिसाइड किया कि प्राइस बैंड है ₹140 to 150 रुपीज़, तो इसको ही बुक बिल्डिंग इशू बोला जाता है। मतलब कि कोई IPO फिल करेगा 140 की प्राइस पे, कोई 141 करेगा, कोई 145 करेगा, तो सब लोग अलग अलग अपने हिसाब से बिड करेंगे, ठीक है। कोई 145, कोई 147, कोई 150 रुपीज़ ही बिड करेगा। जितना हायर प्राइस कंपनी को मिलता है उतना अच्छा होता है, ठीक है। और फिर जब विंडो क्लोज हो जाता है, इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे क्योंकि इसमें एक और कंसेप्ट आ जाता है कट ऑफ प्राइस का, ठीक है। तो उसको हम एग्जांपल से समझेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी को क्या चाहिए कि कंपनी को सबसे ज़्यादा जो बिड किया है उसको शेयर जाए, उसको जो कंपनी ने शेयर्स फ्लोट किए वो उसको जाए। अगर 140 किसी ने 140 रुपीज़ बिड किया है तो कंपनी का प्रेफरेंस वो कम रहेगा क्योंकि 150 में उस कंपनी को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम एक टेबल बनाते हैं। इधर हम लिखेंगे इन्वेस्टर ए, ठीक है। इसने लिया 300 शेयर्स और इसने इधर कौन से प्राइस बैंड में इसने अप्लाई किया हम वो देखते हैं। इसने 145, अब भूलना मत, कंपनी ने सिर्फ 500 शेयर्स ही फ्लोट किए, ठीक है। इन्वेस्टर बी ने बिड किया 200 शेयर्स के लिए, उसने भी 145 प्राइस बैंड रखा, ठीक है। नहीं, एक काम कर देते हैं, पहले वाले में 150 कर देते हैं। और एक हो गया इन्वेस्टर सी, उसने बिड किया 300 शेयर्स, लेकिन उसने 142 के प्राइस में बिड किया। तो अभी अगर आप इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी का जो टोटल उन लोगों ने शेयर्स बिड किया है उनको ऐड करेंगे तो वो 500 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टर ए प्लस इन्वेस्टर बी करेंगे इज इक्वल टू सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो जिधर भी सप्लाई मिल जाती है, जिस प्राइस में सप्लाई मिल जाती है उसको कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। मतलब इसके नीचे जिसी ने भी बिड किया होगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, इनके ये कट ऑफ प्राइस के ऊपर जिन लोगों ने बिड किया होगा उनको ही शेयर्स मिलेंगे। तो इस केस में अगर आप देखें तो इन्वेस्टर ए प्लस इन्वेस्टर बी का जो टोटल शेयर है वो डिमांड मीट कर जाता है। तो इस केस में कट ऑफ प्राइस 145 रुपीज़ होगा, यानी कि इन्वेस्टर सी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी ने लेट्स से इन्वेस्टर सी ने 300 शेयर्स के लिए 144 या 143 पे भी बिड किया हो तो भी उसको कुछ नहीं मिलता क्योंकि कट ऑफ प्राइस 145 रुपीज़ है। यानी कि 145 से किसी ने ऊपर या 145 के इक्वल किसी ने बिड किया है तभी उसको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। और ये रीज़न क्या है, कट ऑफ प्राइस कैसे डिसाइड हुआ, जब डिमांड मीट हो गई सप्लाई से तब वो कट ऑफ प्राइस बन गया। इधर अगर हम 300 प्लस 200 करेंगे तो वो 500 आएगा, तो वो डिमांड है सप्लाई को मीट कर गया, इसीलिए 145 रुपीज़ कट ऑफ प्राइस डिसाइड हो गया। अभी ठीक है, अभी कट ऑफ प्राइस डिसाइड हो गया है तो अभी कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा ना किसको शेयर देना है, क्योंकि सब लोगों ने अलग अलग बिड किया है। क्योंकि ये बुक बिल्डिंग इशू है ना, मतलब जब लेट्स से
जब भी हम सब बिड करते हैं तो एक बुक बन जाता है ना, सब नोट डाउन होता है ना, क्योंकि अलग अलग बिड पे प्राइस के, इसीलिए बुक बिल्ड होता जाता है, इसीलिए बुक बिल्डिंग इशू बोलते हैं। किसी ने 140 पे किया, किसी ने 141 पे किया, किसी ने 142 पे किया, किसी ने 145 पे किया, इस तरह बुक बिल्ड होती जाती है लोअर टू हायर प्राइस। ठीक है, और वो फिक्स्ड इशू में नहीं होता है, फिक्स्ड इशू में एक ही प्राइस होता है, तो इसीलिए इसको बुक बिल्ड इशू कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो अभी हम इसको समझेंगे। कट ऑफ प्राइस डिसाइड हो गया, लेकिन कंपनी को अलॉट तो करना है ना, तो कंपनी अलॉट कैसे करेंगे और किस पॉइंट पे डिसाइड करेंगे कि इसको मिलना चाहिए या इसको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी कंपनी को डिसाइड करना है कि वो शेयर्स अलॉट कर दे पब्लिक में। उसके लिए इसमें भी दो ही मेथड है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट और लॉटरी सिस्टम। हम दोनों मेथड को बारी बारी देखते आइए। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। लेट्स से हमने देखा था कि कंपनी ने सिर्फ 500 शेयर्स ही फ्लोट किए मार्केट में, मतलब मैं एस लिख रहा हूँ, एस 500 शेयर्स, और डिमांड आफ्टर कट ऑफ प्राइस भी डिमांड 800 शेयर्स का है। ठीक है, और हमने आगे देखा था कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किस आइडिया पे चलता है कि सबको इक्वली बढ़ जाना चाहिए, सबको इक्वली मिल जाना चाहिए। ठीक है, आफ्टर कट ऑफ प्राइस भी डिमांड है 800। तो अगर हम प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मेथड यूज़ करेंगे तो सबको इक्वली मिलना चाहिए, वही प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का। तो अगर हम इसकी फॉर्मूला देखें, जो टोटल शेयर्स अवेलेबल है अपन टोटल शेयर्स रिक्वायर्ड, तो अगर हम 500 डिवाइड बाई 800 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.625। 0.625। ठीक है, अभी डिमांड कितनी है 800 शेयर्स की, तो सारी मीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट्स से इन्वेस्टर ए ने बिड किया है 300 शेयर्स के लिए, और अगर आप इसको 0.625 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 187। ये राउंड ऑफ फिगर है। ठीक है, अगर हम इन्वेस्टर बी की बात करते हैं, उसने बिड किया है 200, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.625 से तो आंसर आएगा 125, मतलब 125। ठीक है, और अगर हम इन्वेस्टर सी को देखेंगे, तो उसने भी लेट से बिड किया है 300, तो अगर हम उसको 0.625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 188। ये रफ मतलब क्या कहते हैं कि राउंड ऑफ है, रफ क्या। हाँ, तो अगर अगेन हम इन्वेस्टर ए प्लस इन्वेस्टर बी प्लस इन्वेस्टर सी को ऐड करें तो वो सप्लाई को इक्वल आएगा। सप्लाई कितनी थी 500 शेयर्स की। ठीक है, और डिमांड भी कितनी हो गई 500 शेयर्स की। तो ये था प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मेथड इन बुक बिल्डिंग इशू। अभी हम देखेंगे लॉटरी सिस्टम इन बुक बिल्डिंग इशू। इसमें भी लॉटरी में भी यही होता है कि लेट्स से एक लॉट, अभी हम लॉटरी सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, लॉटरी सिस्टम, लेट्स से कि एक लॉट है 100 शेयर्स का। ठीक है, 100 शेयर, और टोटल डिमांड है कितनी, तो कि 8 लॉट की ना, टोटल डिमांड है 8 लॉट, 800 शेयर्स हो गए, और टोटल सप्लाई कितना है 5 लॉट, यानी कि 500 शेयर्स। तो क्या करेगा कंप्यूटर, ये जो 5 लॉट है वो अलग अलग लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या मतलब लेट्स से कि अगर 8 लोगों ने बिड किया है एक एक लॉट के लिए, तो कंप्यूटर मेक श्योर करेगा कि जो 5 लोग हैं जिन्होंने एक एक लॉट के लिए बिड किया उनको मिल जाए, बाकी के 3 लोग को नहीं मिलेगा। मतलब अगर 5 लोगों ने एक एक लॉट के लिए बिड किया तो 500 शेयर्स हो गया, तो ये डिमांड थी और सप्लाई भी 500 शेयर्स का हो गया, तो दोनों मीट हो गए। तो ये लॉटरी सिस्टम है बुक बिल्डिंग इशू में। ठीक है, हाँ, जो बाकी के 3 लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ जो इक्वालिटी का
आइडिया है कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, नहीं। जो कंप्यूटर मतलब लकी ड्रॉ जैसा है, जिसका नसीब में आया वो ले जाएगा। यूजुअली तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मेथड ही यूज़ होता है ताकि सबको मिल जाए, ठीक है। हाँ, अभी हम बुक बिल्डिंग इशू की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये बुक बिल्डिंग क्यों कहा जाता है, मैंने आपको समझा। डेफिनेशन तो कुछ नहीं है, मतलब जो अलग अलग लोग बिड करते हैं तो बुक बन जाता है, रियल में नहीं, मतलब आप समझ रहे हो ना। ऐसा बुक बन जाता है, ये 140, 145, 150 ऐसा बिल्ड होता रहता है, क्योंकि एक प्राइस बैंड में है ये, इसीलिए इसको बुक बिल्डिंग इशू बोला जाता है, ठीक है। और जो हमने आज सीखा, ये पूरे कंसेप्ट को प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। आपको मैं बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। किसी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, ठीक है। अभी आईपीओ लेके आ रही है तो कंपनी एक काम करते है, इधर में इशूअर या कंपनी लिख देते, सॉरी, इधर कंपनी लिख देता हूँ, ये हो गया कंपनी, ठीक है। अभी कंपनी क्या लेके आ रही है, तो क्या आईपीओ। आईपीओ लेके आएगी तो कंपनी को तो कुछ तो देना पड़ेगा ना पब्लिक को, तो पब्लिक को वो क्या देगी, तो क्या शेयर। अभी शेयर किसको जाएगा, तो क्या पब्लिक को, ठीक है। ये शेयर पब्लिक, और पब्लिक कंपनी को क्या देगी, तो क्या फंड, ठीक है। ये जो पूरी साइकिल है, जो ये आईपीओ जो लोग फिल करते हैं, फिर अलॉटमेंट होता है, वो साइकिल को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट में। हम जो ले मतलब मैं आपसे बाई कर रहा हूँ, आप मेरे से सेल कर रहे हैं, वो दूसरी मार्केट में होता है, इसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। जो स्टॉक मार्केट में जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स होता है, उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये जो आईपीओ जब कंपनी लाती, आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देयर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब यू नो ऑफर फॉर सेल करके भी आईपीओ होता है, आईपीओ तो नहीं, लेकिन हाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज टू रेज फंड होता है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही रखूँगा। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है, कंपनी को फंड चाहिए किसके पास से, पब्लिक के पास से, और वो पब्लिक को इन रिटर्न में एक हिस्सेदारी देगा। तो ये जो आईपीओ होता है, इसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये पूरी साइकिल को हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीओ के साथ साथ और कौन से वेज है जिससे कंपनी फंडिंग उठा सकती है स्टॉक मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में स्पेसिफिकली। और फिर उसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे। फिर हम सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे, जिसमें आप सुनते होंगे एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो सब का रोल शुरू हो जाता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं उधर वो अगर आंसर कमेंट में देने जैसा नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। अगर कमेंट में पॉसिबल है एक्सप्लेन करना तो मैं कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।